हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर। बेटा पिछले लेक्चर में जो हमने बात करी थी पिछले वीडियो में, वो रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस यानी बलों की साम्यावस्था, इक्विलिब्रेंट फोर्स यानी संतुलक और साम्यक बल क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम स्टार्ट करने वाले थे। तो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बलों के समांतर चतुर्भुज नियम की, यानी कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो अगर पिछले वीडियो में या किसी भी वीडियो में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिए और हम उसको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। बाकी अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनको लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए हमारे अगले लेक्चर्स के। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अब आज का लेक्चर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बलों के समांतर चतुर्भुज नियम यानी कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस की। तो आइए पहले देख लेते हैं कि ये है क्या, जो बलों का समांतर चतुर्भुज नियम यानी कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है। तो ये जो नियम होता है, इसको देखिए मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए। तो ये कहता है कि अगर किसी बिंदु पर कार्यरत दो बलों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उन बलों का परिणामी परिमाण और दिशा में उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा दर्शाया जा सकता है, जो उन बलों के मिलान बिंदु से होकर जाएगा। मतलब क्या है इसका, यही चीज़ मैंने इंग्लिश में भी लिखी है कि इफ़ द टू फोर्सेज acting on a point are represented by the two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, then their resultant can be shown by that diagonal of that parallelogram which passes from the point of intersection of those two forces। मतलब क्या है, देखिए हमने माना एक फोर्स यहाँ पर है P, दूसरा फोर्स है Q, एक दूसरे से थीटा डिग्री एंगल पर लग रहे हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये कहता है कि अगर इन दोनों बलों को जो किसी एक बिंदु पर लग रहे हैं, इन दोनों बलों को किसी पैरेललोग्राम की यानी समांतर चतुर्भुज की दो लगातार यानी कि एडजेसेंट साइड्स या आसन्न भुजाएं जो एक दूसरे से लगी हुई हैं मान लिया जाए, तो ये दो साइड्स हो गई पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज की दो साइड्स। तो अब इस समांतर चतुर्भुज को अगर हम पूरा कर लेते हैं तो ये देखिए इस डॉटेड लाइन से हमने इसको पूरा किया, ये दो पैरेलल लाइन्स खींची, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज को जब हम पूरा करेंगे तो इसमें जो डायगोनल इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर के जा रहा होगा, यानी कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इन दोनों बलों के परिणामी को दर्शाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो भुजाएं हैं इनके भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हमने ध्यान रखा है, यानी कि अगर P का जो भी मैग्नीट्यूड दे रखा है उसी मैग्नीट्यूड का स्केल हम लेंगे। ठीक है, उसको स्केलिंग करेंगे हम और उसके बाद उसकी डायरेक्शन को भी ध्यान में रखेंगे किस दिशा में लग रहा है, और Q P से किस एंगल पर लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके स्केल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर साइड्स बनाएंगे। तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो थीटा है ये है एंगल बिटवीन P एंड Q। ओके, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन P एंड Q, और हम ये मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट है R, इस R का P के साथ जो एंगल है दैट इज़ अल्फ़ा। ठीक है, ये पॉइंट O था तो हम सारे पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, ये है C पॉइंट। ठीक है, ये हो गया एंगल अल्फ़ा और हम इसको मान लेते हैं बीटा, और ये टोटल जो एंगल है ये है थीटा। ठीक, इतना तो हमने एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर हम शुरू करने से पहले एक B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और OA को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो OA को हमने आगे बढ़ाया और B से नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर मतलब एक लंब डाला यहाँ पर, तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो B पॉइंट से हमने नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया, मान लीजिए हम इसको नाम दे देते हैं पॉइंट D। ओके, अब ध्यान से यहाँ पर हमको देखना है। अगर हम बात करते हैं लाइन OC की और लाइन AB की, ठीक है, तो AB और OC एक दूसरे के पैरेलल होंगी यानी कि समानांतर होंगी, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज था। ठीक है, अगर ये समांतर है तो ये जो कोण है ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। क्यों? क्योंकि P और Q के बीच का एंगल था थीटा, यानी कि OA और OC के बीच का एंगल था थीटा। तो OC
के ही पैरेलल है ए बी, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। अगर ये एंगल है थीटा तो ये भी एंगल होगा थीटा। ये कैसे हो जाएगा? तो ये दोनों हैं अल्टरनेट एंगल्स यानी एकांतर कोण। ठीक है, अगर हम बात करें एंगल सी बी ए की और एंगल डी ए बी की, तो ये दोनों हैं एकांतर कोण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल सी बी ए विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ ए इक्वल टू एंगल थीटा। क्यों? क्योंकि ये हैं इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर जो फ्रंट एंगल्स हैं, मतलब फेस टू फेस जो सामने पड़ते हैं, इनको हिंदी में बोला जाता है सम्मुख कोण। ओके, और ऐसे ही हो जाएगा एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी ए। ठीक है, तो ये बराबर भी हो जाएंगे थीटा के। क्यों? क्योंकि ये हैं एकांतर कोण जिनको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, इतना तो हमको पता चल गया भाई। अब अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा है राइट एंगल ट्रायंगल? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओ बी डी की। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। ठीक है, में अगर हम देखें तो ओ बी डी कौन सा है? तो देखिए ये है ओ बी डी, ये वाला जो ट्रायंगल है पूरा। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर हम ध्यान दें तो हम पाइथागोरस की थ्योरम लगा देते हैं और उससे हमको मिलेगा ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये कहाँ से आया? तो ये आया पाइथागोरस के प्रमेय से। जो लोग हिंदी में हैं वो लिखते जाएं, जो इंग्लिश में है वो पाइथागोरस थ्योरम लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दे रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमने जब यहाँ पर अप्लाई करी तो हमको ये मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी, ये जो ओ बी लिखा हुआ है, ओ बी का मान यहाँ पर हमने आर से दर्शाया, यानी कि परिणामी बल को हमने आर माना था, तो ये लिख देंगे हम आर स्क्वायर, क्योंकि ओ बी इज इक्वल टू आर। ठीक है, ओ डी, तो ओ डी को हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी। ध्यान से देखिए डायग्राम में, ओ डी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, ओ ए और ए डी। यहाँ पी से कंफ्यूज मत होइएगा, पी इस बल के मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। ठीक है, तो ओ ए प्लस ए डी इज इक्वल टू ओ डी, ये हमने लिख दिया और अभी कुछ नहीं किया, ओ डी की जगह पर बस ये लिख दिया, प्लस बी डी, तो बी डी को हम अभी ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब जरा इसका जो स्क्वायर है इसको खोलते हैं, तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD, ठीक है, प्लस BD स्क्वायर। इतना हमको मिल गया। अब एक बार फिर से हम जरा ऊपर डायग्राम में ध्यान देते हैं, मैं कुछ ऊपर लिखने वाला हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें साइन थीटा की, ठीक है, तो ये थीटा एंगल है, तो मैंने लिखा यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, देखिए BD अपॉन AB, BD अपॉन AB। ठीक है, हमने ये तो पढ़ा ही है ना सबने। ठीक है, तो ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन। ठीक है, नीचे की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। साइन की हम बात करें तो L अपॉन K, तो L यहाँ पर क्या है BD, ठीक है, और K क्या है AB। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, BD इक्वल टू AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। एक चीज़ तो हमको ये मिल गई। ठीक है, अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं लगे हाथ कॉस थीटा की।
तो कॉस थीटा क्या होता है, ए अपॉन के, तो ए यहाँ पर क्या है, ए डी, आधार क्या है ए डी, तो ए डी अपॉन के यानी कर्ण, तो ए बी, तो यहाँ से हमको मिल गया ए डी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें मिल गई। अब देखिए हमारी जो इक्वेशन थी उसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो ओ ए ए डी, ओ ए डी और बी डी। ठीक है, तो ओ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ओ ए को हम लिख सकते हैं पी, ओ ए को पी द्वारा दर्शाया गया है, देखिए पी जो बल था, तो हम इसको लिख देते हैं पी स्क्वायर प्लस, अब ए डी, तो ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, तो इसको लिख दिया हमने ए बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ ए फिर से आ गया, तो इसको लिख दिया पी इंटू ए डी, तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा प्लस बी डी, तो बी डी की वैल्यू हमने निकाली थी ए बी साइन थीटा, तो हमने यहाँ पर रख दिया ए बी साइन थीटा और स्क्वायर लगा ही हुआ था इस पर, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक, इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस, अब ए बी इसको ऐसे लिख दिया प्लस यहाँ पर भी आ रहा है ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस जो ये वाला टर्म था इसको अब हम लिखते हैं, तो 2p तो ये था ही, ठीक है, इंटू ए बी कॉस थीटा और है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी कॉस थीटा अगर हम बात करें तो ए बी कॉस थीटा, अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, पहले हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होने लगेगा। 2p हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं अभी ए बी कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पी स्क्वायर तो ऐसे ही है प्लस ए बी स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2p ए बी कॉस थीटा। ठीक, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए पी स्क्वायर तो भाई ये आ गया प्लस ए बी, तो ए बी देखिए ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी और इसके बराबर भी होगी। अगर ये लाइन Q बल के परिमाण में Q के बराबर है तो ये वाली लाइन भी Q के ही बराबर होगी, तो हम ए बी की जगह पर लिख सकते हैं Q स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, प्लस 2p था इंटू ये ए बी, तो ए बी के लिए हमने अभी आपको बताया ए बी को हम लिख सकते हैं Q कॉस थीटा, तो ये क्या आ गया हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और ये किसकी वैल्यू थी, आर स्क्वायर की। ठीक है, तो एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। या फिर और थोड़ा सा इसको हम अगर सिंपल कर लें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर यानी कि परिणामी बल का जो मान है वो हम लगा सकते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। हम इसको दोनों में से किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यानी बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम और उसका फॉर्मूला और उस फॉर्मूले का डेरिवेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर कहीं स्क्रीन में कुछ कट रहा हो तो वीडियो को आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं। ठीक, अब इस नियम की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं वो भी बता देता हूँ। तो लिमिटेशंस ये हैं कि
ये केवल और केवल कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए ही लागू होता है। इसको हम कहीं पर लिख लेते हैं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम is only applicable to two concurrent forces. पहली चीज़ दो और दूसरा कॉन्करेंट, मतलब अगर दो से ज़्यादा बल लग रहे होंगे तो पैरेललोग्राम लॉ यानी समांतर चतुर्भुज का नियम हम नहीं लगा सकते। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, वो दोनों बल कॉन्करेंट होने चाहिए यानी संगामी होनी चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट से पास होने चाहिए। ये इसकी एक लिमिटेशन है इस नियम की, ठीक है। इसके बाद कुछ केसेस आते हैं, केसेस जैसे कंडीशंस की हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके भी पहले आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, ये आप डायग्राम ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। और इस डायग्राम के आधार पर कुछ चीज़ें अभी हम और देख लेते हैं। हमने R की वैल्यू निकाल ली। अब मान लीजिए कोई पूछ दे कि परिणामी का P के साथ एंगल आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो सीधी सी चीज़ है, अल्फ़ा एंगल है R और P के बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं tan अल्फ़ा। कौन से? तो ट्रायंगल OBD में, ठीक है। तो tan अल्फ़ा का जब हम फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि tan अल्फ़ा यहीं पर है, तो tan अल्फ़ा का जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा BD अपॉन OD, और इसको हम लिख सकते हैं BD अपॉन OA प्लस AD। BD और AD की वैल्यूज़ हम निकाल ही चुके थे, ये देखिए BD और AD की वैल्यू निकाल चुके थे, तो इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो BD को हम लिख सकते हैं AB साइन थीटा, OA को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस AD की वैल्यू क्या थी? तो ये थी AB कॉस थीटा। इतना हम लोग कर चुके थे। तो tan अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा? तो AB की वैल्यू थी Q साइन थीटा, और नीचे था OA। तो देखिए OA क्या है? OA है P प्लस Q कॉस थीटा। ये एक और फार्मूला हो गया। ये है रिजल्टेंट का P के साथ जो एंगल है वो है अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा का ये फार्मूला हो गया। और इसी तरह से अगर हम दूसरी तरफ सॉल्व करना चाहें तो हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट का Q के साथ जो एंगल है यानी बीटा, तो उसके लिए हमें मिल जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है? P की जगह Q, Q की जगह P कर दीजिए, तो P साइन थीटा अपॉन Q प्लस P कॉस थीटा। ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। अब कुछ केसेस हैं, केस 1, ठीक है। केस 1 क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो केस 1 ये है कि जब दोनों बलों के बीच का जो एंगल है, दोनों बलों के बीच का एंगल 0 हो, यानी कि दोनों बल एक ही डायरेक्शन में लग रहे हों, तब क्या होगा? तो दोनों बल अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, केस 1 है when P and Q are in same direction। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रहा P और इसी पर कहीं लग रहा है, इसी पर Q। तो यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल टू हो गया 0, ओके। तो अब हमको पता है R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये हम लोगों को पता था। थीटा की वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। कॉस थीटा 0 है तो 0 लिख देंगे, तो प्लस 2PQ कॉस 0, और कॉस 0 का जो मान होता है वो होता है 1, तो ये आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। ये वैल्यू आई R स्क्वायर की, ठीक है।
और ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इसको जब खोलेंगे तो देखिए हमको यही मिलेगा, p प्लस क्यू के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आर स्क्वायर के बराबर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ का स्क्वायर रूट अगर हम ले लें तो क्या आ जाएगा, आर इज़ इक्वल टू पी प्लस क्यू। इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अगर दे रखा हो कि दोनों बल एक ही दिशा में और एक ही बिंदु पर कार्यरत है। ठीक है, ये हो गया पहला केस। फिर हम बात करते हैं, इसी पेज पर हम देख लेते हैं केस 2। ओके, तो सेकंड केस है व्हेन द फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। व्हेन द फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन में कब होंगे, जब P इस तरफ लग रहा हो इस पॉइंट पर और Q इस तरफ लग रहा हो, और ठीक अपोजिट तब होंगे जब इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो। तो यहाँ पर ये हो गया थीटा। अब क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180, और इसका मान हो जाता है -1। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू -1, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। ध्यान से देखिए तो ये हो गया p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा r इज इक्वल टू p माइनस क्यू। ठीक है, अब अगर दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, केस 3, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, मीन्स एक बल ये लग रहा है P, एक बल ये लग रहा है Q, इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। अगर ये केस है तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी चीज़ है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90। ओके, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो ये रहेगा, कॉस 90 हमें मालूम है 0 होता है, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं, इसको 0 लिख देते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये चीज़ें आप याद भी रख सकते हैं, और नहीं याद रहती हैं तो जो मेन फार्मूला था वो आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ओके, और नहीं तो जो इसका मेन फार्मूला हमने डिराइव किया था ये वाला, अगर ये भी याद रखेंगे तो इसमें भी थीटा की वैल्यूज़ रखते जाएंगे, सॉल्व होता जाएगा। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पर बेस्ड। ठीक है, वीडियो अगर आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और फिर से मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि केवल आपके सब्जेक्ट्स के अलावा भी प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको इस चैनल पर अब मिलने वाले हैं, और कुछ पहले से भी इस पर अवेलेबल हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों फील्ड्स के लिए आपको इस पर कंटेंट मिलेगा। अपनी कोर का तो मिलेगा ही मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। गुड बाय।